सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या थीम है आपको भी पता है, लाइक स्कूल, व्हाट स्कूल इज प्रोवाइडिंग, स्कूल इज नॉट सेलिंग इनटू गुड्स, व्हाट स्कूल इज प्रोवाइडिंग सर्विसिंग। बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज। एक इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज। तो आखिर क्या है ये सर्विसेज? सर नंबर 1 इंटेंजिबल फॉर्म में है, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ठीक है, मनी अर्न करने का एक अच्छा सोर्स है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बहुत सारे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्कूल कॉलेजेस, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी बुक में लिखा है बहुत सारे सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। एक वेयर हाउसिंग सेक्टर आप सोचिए, कोल्ड स्टोर जैसे, जहां पर सामान वेयर हाउसिंग में आप स्टोर करके रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतना सारा सामान बनाया उन्होंने गुड्स, लेकिन उनको स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा वेयर हाउस में, नहीं तो स्टॉक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा बेटा। कितने सारे वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उन्हें वेयर हाउस में नहीं रखा खराब हो जाएगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। कौन? वेयर हाउस वाले। बस एंड ट्रेन ये क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कितने सारे सेक्टर हैं। करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या नेचर ऑफ सर्विसेज, आपका पहला मेन कैटेगरी जो इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर है। नंबर 1 इंटेंजिबल। ऑब्वियसली सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल फॉर्म में, जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 2 लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी मींस व्हाट, लैक ऑफ होमोजेनिटी मींस व्हाट, बताइए। देखिए, each and every time we have to perform again and again सर्विस, हर बार नई नई गुड्स। आज आपने अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई या 2 मंथ्स पहले भी वो खाई, 2 मंथ्स बाद भी वो खाई, इट विल रिमेन सेम। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं नेक्स्ट ईयर जब ये चैप्टर पढ़ाऊं तो किसी नेक्स्ट ईयर छोड़िए, नेक्स्ट डे भी पढ़ाऊं तो हो सकता है कुछ अलग अंदाज में हो, आपका दिमाग भी अलग उस मोड में हो। तो यही चीज नहीं, रिवाइज की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। आप भी रिवाइज कर रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर दिन आपकी जैसे माइंड की जो है, जो भी पावर है, वो अलग अलग यूज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल। तो गुड्स के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी ये लैक ऑफ होमोजेनिटी। जब भी आप परफॉर्म करेंगे हमेशा आपको नई नई, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर या जो भी है एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट लिखा है इन्वेंट्री लॉस। एक सबसे अच्छी बात क्या है, द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। गुड्स को तो आप कभी भी परचेज सेल कर सकते हैं बेटा, गुड्स को आप कभी भी परचेज सेल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग से मेंटेन। सर्विस के लिए स्पेशली बात क्या चल रही है, हमेशा आपको ऑन द स्पॉट कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं है कि आप आज की सर्विस 2 दिन बाद ले लो, बैंक में अकाउंट ओपन किया, आज की सर्विस 2 दिन बाद नहीं। ईच एंड एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू टेक दी सर्विसेज। नेक्स्ट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, ठीक है। मींस व्हाट, दिस सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। सर्विस को आप उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। लाइक अगर आप बैंक गए, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो जो सर्विस देने वाला है वो देगा तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। Is it okay? Non-transferability or inseparability means what? These are produced and consumed at the same place only. अब ठीक है, ऑनलाइन की वजह से हो सकता है कि देखो आज मैंने पढ़ाया ऑनलाइन में रिकॉर्ड कर लिया, किसी बच्चे ने 2 दिन बाद भी सुन लिया, बट ये हमेशा सही नहीं रहता है। फिजिकल ऑन द सेम टाइम आपको सर्विस देनी होती है, सिंपल सी बात। बैंक गए, आज की सर्विस जो प्रोवाइडर है वो देगा, काम हो जाएगा, अकाउंट ओपन करना है या फंड डिपॉजिट करना है या आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, सर्विसेज बैंक के प्रोवाइडर को देनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको सर्विस का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। बिना पढ़े यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि वो टीचर दी बेस्ट है, वो टीचर बकवास है, अरे ये कैसे कह सकते हैं आप? आपने जब ज्वाइन किया तब आपने ऑब्जर्व किया, यानी कि कस्टमर का या स्टूडेंट का स्कूल के अंदर पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, तभी वो डिक्लेयर कर पाएगा कि हाँ भाई मैंने सर्विस ली है। यानी सर्विसेज के अंदर ये कितने पॉइंट्स है, 5 के 5 आपके दिमाग में रहने चाहिए। आप इसको रीड आउट कीजिए, किसी भी पॉइंट में आफ्टर द क्लास डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांसेस जिसके सबसे ज्यादा हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, नीचे टेबल में गिवन है। ऑब्वियसली गुड्स टेंजिबल फॉर्म में है और सर्विसेज इंटेंजिबल, ये सबसे एक बेसिक है।
देन आपकी बुक में लिखा है सर्विस गुड्स के लिए इन्वेंट्री को पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कितना इंडिया में कहां कहां किस किस लोकेशन पर देना है। सर्विसेज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, सर्विस दे रहे दे दो, कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, किसमें? सर्विसेज में। गुड्स की बात करें, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। ऑफ कोर्स, कैडबरी किसने बनाया आपको क्या मतलब है, कोक किसने बनाया आपको क्या मतलब है, मतलब मालिक से मिलना कोई जरूरी थोड़ा है, लेकिन सर्विसेज में तो ऑनर जो सर्विसेज दे रहा है उससे मिलना जरूरी है। बैंक जाए बिना आप अकाउंट या ऑनलाइन के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। गुड्स के लिए क्या है, गए मार्केट परचेज कर लिया, बस रेट देखा, एक्सपायरी डेट देखी, प्रोडक्ट ईट कर लिया इजीली। गुड्स में लिखा है गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर वेयर सर्विसेज कांट बी। सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। और बाकी 2-3 पॉइंट इजी आप आराम से पढ़ सकते हैं बेटा, कुछ भी टेंशन नहीं है। इसके बाद जो मेन कंटेंट आ रहा है, मेन एक हेडिंग क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। 3 टाइप की सर्विसेज है बेटा, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल। सबसे मेन वैसे भी कौन सा है, बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि हम सब्जेक्ट भी क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, बिजनेस, ये मेन क्या पैसे वाला सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। तो लास्ट में लिखा है पर्सनल सर्विस मींस व्हाट, जहां आप 1-to-1 किसी को कुछ सर्विस दे रहे। सोशल सर्विस, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं आप, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं ऑल। और बिजनेस सर्विसेज, आइए बिजनेस सर्विसेज के अंदर भी देखिए क्या क्या लिखा है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा बिजनेस सर्विसेज के अंदर 5 कैटेगरी है। नंबर 1 बैंकिंग, कि बैंक क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 3 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, आखिर पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 1% भी डिस्कशन आपको नहीं दिखेगा। अब वेयर हाउसिंग का आपका अभी थियोरिटिकल लाइफ से एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी हो सकता है ना हो। कितने आप में से पेरेंट्स हैं बच्चों के जो बिजनेस में और वेयर हाउसिंग से डायरेक्टली उनका रिश्ता है, बहुत कम। हो सकता है कि कोई वेजिटेबल में हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स अगर मान लीजिए अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में मेन, उनका हो सकता है कनेक्शन हो वेयर हाउसिंग के साथ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बुक्स में वेयर हाउसिंग के ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, इसका स्कोप हर जगह नहीं दिखता। लेकिन अगर नंबर 1 बात करूं बैंकिंग, आप में से जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं हर एक का बैंक में अकाउंट होगा, क्योंकि बैंकिंग तो सबसे मेन है ही रियल लाइफ का, भले आप सैलरीड हो आपके पेरेंट्स या बिजनेस फैमिली से हो, बैंक अकाउंट होगा ही होगा। इंश्योरेंस 100 में से 90 घरों में इंश्योरेंस होता है, भले एक का हो भले 2 का हो, इंश्योरेंस होता है, सिंपल सी बात। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज भी आपको इतना नहीं दिखेगा। तो सबसे मेन जो बैंकिंग सर्विसेज है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपकी बुक ने भी सही बैंकिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, बिकॉज इसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर सबसे मेन बैंक क्या दे रहा है आपको, 1-2 लाइनें तो पढ़नी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मींस व्हाट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। भाई लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, सीधी सी बात है, लोगों का पैसा लेना एंड वापस देना जब भी उनको रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, सब बैंकिंग का काम है। और अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं ये आप सबको नॉलेज होनी चाहिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट टाइम भी। पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है बताइए, सेविंग डिपॉजिट। जितने भी एम्प्लॉइज हैं या जो बिजनेसमैन नहीं है और बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं, वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएंगे, सेविंग अकाउंट। हर एक बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपको इतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और ठीक है आपके अकाउंट में जो भी पैसा आता है बैंक में पड़ा है, आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट काफी कम होती है। एज ऑफ नाउ बता सकते हैं आप में से कोई कितना होगा लमसम आइडिया, सेविंग अकाउंट के ऊपर एज ऑफ नाउ बैंक पर 2.75 के आसपास इंटरेस्ट, 2.75 आज से कुछ साल पहले पर एनम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पर एनम, क्योंकि ये नहीं कि आपने 1 लाख डिपॉजिट किए और बैंक को कह रहे हो 1 महीने बाद लाओ भाई 2.75 के हिसाब से इंटरेस्ट, तो बैंक कह रहे हैं गलत बात, पूरे ईयर का इंटरेस्ट है 2.75%, और आज से कुछ साल पहले तक 7 to 8% तक था। कुछ और चले जाओ पुराने 8-10 साल पुरानी बात करें तो 7-8-9% तक इंटरेस्ट रेट था। धीरे 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 अब फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कराते हैं, जिसका रियल नेम फिक्स डिपॉजिट नहीं है, टर्म डिपॉजिट उससे हम बोलते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑल जो भी है, और ये तो फिर भी ठीक है, ये तो
कई सारे वो आपके इकोनॉमिक के टर्म्स जब आप पढ़ेंगे, हाँ बेटा, जीडीपी एंड ऑल, बहुत सारे रेट्स आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक टर्म्स, तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ रही है। एंड हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, अगर हम फॉरेन कंट्री से, बेटा जल्दी से टॉपिक पे आ जाओ प्लीज, समझे बात। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो देयर आर सम कंट्रीज जो बैंक में डिपॉजिट कराने के ऊपर इंटरेस्ट देती है 0%। तो इंडिया फिर भी कुछ तो बेटर ही है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंटरेस्ट नहीं देते। वो क्या भैया, एक तो हम आपका पैसा रख रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके पैसे की सेफ्टी ले रहे हैं, सीधी सी बात। इंडिया में एज ऑफ नाउ अराउंड 2.5% के आसपास पर एनम इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट जिसमें आप बैंक को परेशान ज्यादा नहीं करते, महीने में 1-2 बार जाएंगे या 5-7 बार चले जाएंगे, इसलिए हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी दिख रहा है बताइए? करंट डिपॉजिट। ये 100% किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए, जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस में बैंक के पास जाते हैं, लाखों रुपए डिपॉजिट किए, विड्रॉ किया, डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट विड्रॉ। बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0%, क्योंकि इस पे तो इंटरेस्ट देने का चांस ही नहीं है। वेयरएज बैंक इसके ऊपर आपको एक हेल्प भी करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। वो आपकी गुडविल के ऊपर है, गुडविल कहने से नहीं, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, आपका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, कितना आप साल का कमाते हैं, उसके हिसाब से बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कि इतने अमाउंट तक अगर आपका अकाउंट माइनस में जाता है तो हम चेक इशू कर देंगे, हम आपका अकाउंट माइनस में ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। कई बार होता है बिजनेसमैन ने चेक इशू किया 5 लाख रुपए का, अकाउंट में 3 लाख रुपीज है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बैंक ये सर्विस देते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती है, कभी डेटर ने प्रॉब्लम कर दी, कभी क्रेडिटर ने प्रॉब्लम, हमने क्रेडिटर के साथ कर दी। कई बार चेक इशू किया, उस दिन आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहा। ओवरड्राफ्ट के ऊपर एक बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट, बिल्कुल गलत, इंटरेस्ट लेती है, बहुत अच्छे वाला इंटरेस्ट बोलना चाहिए, बैंक फ्री में नहीं देता, बिल्कुल सही है। बढ़िया वाला क्या लेगा इसके ऊपर आपसे? इंटरेस्ट। इज्जत बचाइए आपकी, आपकी रेपुटेशन किल होने से हमने सेव की है, तो इसके ऊपर बढ़िया वाला इंटरेस्ट लेगा। सीसी लिमिट, हाँ बोल सकते हैं, ओडी लिमिट भी बोल देते हैं, एक जने सीसी लिमिट बोल देते हैं, नाम दे दिया अलग अलग। वैसे ऑफिशियल तो ओडी लिमिट ही होता है बेटा, ऑफिशियल तो आप ज्यादातर ओडी लिमिट ही सुनेंगे 100%, O/D, ठीक है बेटा। सेविंग अकाउंट में छोटी छोटी सेविंग होती है, बार बार बैंक को परेशान नहीं करते, वेयर एज करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर बिजनेसमैन के लिए अकाउंट बनाया जाता है कि वो अपने ट्रांजैक्शन इजीली कर ले। नेक्स्ट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये वैसे पोस्ट ऑफिस में भी बहुत ज्यादा यूजफुल एक इंस्ट्रूमेंट है। आरडी, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप बैंक के साथ कमिट कर रहे हैं कि हम आपको डिपॉजिट कराएंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो भले 1000 हो, भले वो 2000 हो। अब आप रियल लाइफ की बात भी सुन लीजिए, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट कराया, जनरली हर एक घर में ये होता है, हर एक पेरेंट्स जनरली ये कराते हैं, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी डिपॉजिट है। पोस्ट ऑफिस के केस में क्या होता है, एक नियम है, 5 साल का आरडी अकाउंट होता है, कितने टाइम का? 5 ईयर। बैंक, हाँ मैंने नहीं सुना 2 इयर्स का बेटा, कभी 5 साल का सुना है, हमेशा निकाल सकते हो पैसा आप हमेशा, कभी भी बीच में पेनल्टी लगेगी, लेकिन 5 इयर्स का होता है पोस्ट ऑफिस में, वेयर एज बैंक में 1 साल का भी होता है। मेरा वर्ड सुनना, बैंक में 1 ईयर का भी होता है, बैंक भी कहते हैं 3 इयर्स का कराओ, 5 इयर्स का कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 ईयर का तो मिनिमम कराओ, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और एक आरडी हो जाएगा। सर क्या है आरडी? इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन। किसका ऑप्शन है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेविंग और करंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है बैंक्स में। कई बार हमें अगर लग रहा है कि हमारे पास फंड्स एक्स्ट्रा है, तो हम उसको कुछ टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास सबमिट करा देते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सबसे बढ़िया लिक्विड एसेट कौन सी है पता है? फिक्स डिपॉजिट। नहीं, कैश तो है ही, कैश एक लिमिट के बाद रखोगे तो रिस्क है ना, चोरी हो सकता है। एफडी तो क्या है, बैंक के पास करा दी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर अमाउंट, और बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगा और वो आपके लिए असेट हो जाएगा, जब चाहो उसको विड्रॉ कर सकते हो। समझे बात? एफडी पे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि आपने बैंक के साथ एक रिटर्न प्रॉमिस कर लिया 2 इयर्स का, 3 इयर्स का एफडी करा रहे। हालांकि एक अच्छी बात क्या है, दूसरे ही दिन चाहे तो अपना पैसा वापस विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिंपल सी बात।
तो बहुत सारे लोग एफडी में विश्वास रखते हैं, बहुत से पेरेंट्स, बिल्कुल सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है स्टॉक्स शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन रिस्क भी बहुत कम है, नींद अच्छे से आती है, सीधी सी बात, इसमें कोई रिस्क नहीं है, सिंपल, खत्म। इसके बाद जो फिफ्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद है ऑनलाइन में कई बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था अच्छा खासा, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या चीज है सर? ये बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत ही यूजफुल, एक अच्छा टूल है इन्वेस्टमेंट का। बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, या बिजनेसमैन भी एक फैसिलिटी ले सकता है कि मेरे अकाउंट में एक मिनिमम इतना बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, ऐसा मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, व्हाटएवर, उसके ऊपर जो भी आए वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा एक सिस्टम है, एक बहुत अच्छा टूल है इन्वेस्टमेंट का। भाई मान लीजिए मेरे अकाउंट में मैं चाहता हूं मेरे अकाउंट में हमेशा 50,000 रुपए रहे, 50,000। अब मेरे अकाउंट में कोई सैलरी आया, कुछ और अमाउंट आया, मेरे अकाउंट में 70,000 बैलेंस हो गया। कितना हो गया बच्चों? 70। बैंक उसमें से 20,000 एफडी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा और 50,000 बैलेंस रह जाएगा। फिर मान लीजिए कुछ टाइम बाद मेरे अकाउंट में 80,000 आ गया, 50 पड़ा था, 80 और आ गया, मेरे अकाउंट में बैलेंस हो गया 130। अब बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है 50 से ऊपर जितना भी है उसकी ऑटोमेटिक क्या बना दो? एफडी। तो इसको हमने अलग सा वो एफडी बना दिया बैंक ने। इससे बेनिफिट क्या होगा? कई एम्प्लॉयज के लिए एक बेनिफिट है, वो एक्स्ट्रा की फिजूल खर्ची एंड ऑल वो होने से बच जाएगा और वो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसको क्या नाम देते हैं बेटा? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये एग्जांपल 100% प्रैक्टिकली वन ऑफ माय स्टूडेंट who is got selected in SBI कतुरिया कॉलोनी ब्रांच में है, विनीता नाम है उसका, उसने मुझे बताया कि सर मैंने ये ऑप्शन, विनीता, ठीक है, आरएसयू की बहुत पुरानी स्टूडेंट, और 2 बच्चियां थी बेटा, दोनों के दोनों एसपीआई में सिलेक्टेड हो गई और बहुत अच्छी अचीवमेंट, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, वर्कलोड ठीक है थोड़ा सा रहता है बट दे आर हैप्पी, एंजॉय भी करना भी है, बैंक में सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वो पैसे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इंक्रीज, हाँ ऑनलाइन होता रहेगा, कोई रिपोर्ट हर महीने क्यों, डिपेंड करता है आपने मंथली ले रखा है ऐसा सिस्टम या क्या कर रखा है, वो रियल लाइफ के अकॉर्डिंग आप बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं कि मंथ में एक बार या जब भी मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आए उसको ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर दो, होता रहेगा। और उसका आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं बैंक से जाके बाद में, कोई इश्यू नहीं। हमें करवाने नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अलग अलग ऑफ कोर्स, जो पुरानी है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होगा, जो नया बना उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग, जो भी अकॉर्डिंगली चल रहा है, जो भी उस टाइम बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट है वो आपके अकाउंट में एड ऑन होता जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है बेटा, इससे फंड इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, सिंपल सी बात है। चलिए इसके बाद लिखा है बच्चों सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक सबसे पहले एक सर्विसेज क्या देता है बेटा? बैंक ड्राफ्ट, और मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है इसका। बैंक ड्राफ्ट जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, जहां हम बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इतने का डिमांड ड्राफ्ट बना दो XYZ के नाम से, पेबल एट बीकानेर, दिल्ली, मुंबई, व्हाटएवर, हमारे अकाउंट से पैसा माइनस होगा और बैंक उस नाम से डीडी बना देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैंकर्स चेक जिसे पे ऑर्डर भी कहते हैं। ये अच्छा है क्योंकि नया टर्म है आप सभी के लिए, कहीं ने नहीं सुना, जल्दी से सुनिए। This is a document which instructs a bank to pay a certain sum to a third party. Such orders are normally acknowledged by a bank which provide a guarantee that the payment will be made. It is a kind of bank draft which is payable within the town, and so it can be called as local bank draft. The commission charge on pay orders is less than on a bank draft. कई बार आप बीकानेर किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको आप पे ऑर्डर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। चेक तो एक है ही ऑप्शन, चेक से और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ एक एश्योरेंस है कि पेमेंट तो होगा ही होगा, पैसा डूबेगा नहीं, चेक बाउंस हो सकता है। तो बड़े लेवल की बात करें, किसी को भी कहीं पे भी पेमेंट करना है, बैंक ड्राफ्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेम लोकेशन पर, लोकेलिटी में बीकानेर किसी को पेमेंट करना है तो एक और ऑप्शन क्या आ सकता है, इसका छोटा भाई, बैंक ड्राफ्ट का छोटा भाई क्या हुआ, बैंकर्स चेक, जिसके लिए ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखा है, पे ऑर्डर। सेम लोकेलिटी में आप ये काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट, अभी हमने बात कर ली थी ओवरड्राफ्ट माइनस बैलेंस विद बैंक। नेक्स्ट कैश क्रेडिट, ये भी एक नया नाम है। क्या है कैश क्रेडिट का मतलब? एक लाइन लिखिए, देखिए, अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ भैया कैश क्रेडिट? हाँ भाई, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश क्रेडिट? ये अरे आपको कंपनीज के अंदर दिख जाएगा कई बार, कंपनीज की बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर आप किसी से भी बोरो कर रहे हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी, आपकी बुक में तो भाई बैंक्स तो खूब यूज करती हैं बेटा कैश क्रेडिट। एक बार किसी को पेमेंट करना है, मे बी 1 करोड़, और आपके पास पैसे नहीं है ऑन द सेम टाइम, तो उसे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए बोरो कर लिए, कर सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन। अब लोन के लिए तो बैंक का क्या टर्म है बेटा, इसको तो आप सब जानते हैं, लोन आप बैंक से ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 ईयर, मिड टर्म बोले तो 1 to 3 ईयर ऑफिशियली, और लॉन्ग टर्म बोले तो मोर देन 3 ईयर्स। आप में से कोई भी पेरेंट्स अगर होम लोन ले रहे हैं तो कौन से टर्म के ले लेंगे? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। और छोटा मोटा कुछ लोन लेना है तो मीडियम टर्म में आ सकता है। आगे चलिए, डिजिटल पेमेंट, और ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक्स ऑब्लिक ई बैंकिंग। अब क्या चीज पढ़ रहे हैं बेटा, हम बताओ जल्दी से, ये सारे टर्म्स है छोटे छोटे, पढ़िए जल्दी से बेटा। डिजिटल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट is a system of making online payment without involving physical exchange of money। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? ऑनलाइन चल ही रहा है बेटा। पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सब, अमेजोन पे आ गया, कितने सारे सिस्टम आ गए नए नए, है ना? तो डिजिटल पेमेंट, ये भी बैंकिंग का एक अच्छा सिस्टम आया। इसके क्या क्या बने, धीरे बेटा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेटा? नंबर 1, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर आपने किसी को 1 रुपी भी पे किया ऑनलाइन, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, क्योंकि आपके मोबाइल के थ्रू भी किया तो आपके पास एविडेंस रहेगा कि यस हमने कुछ पे किया है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, 24/7 सर्विसेज। आप बिलीव करेंगे, आज से 5-6 महीने पहले मैंने अपने पीपीएफ अकाउंट में सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल गई। सीधी सी बात, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 40,000 1 मिनट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया मेरे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। किसी को डिटेल में आइडिया व्हाट इज पीपीएफ? अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, किसी की सैलरी 15 से कम होती है, अगर 15,000 पर मंथ से, तो उनका पीपीएफ कटता है। और अनफॉर्चुनेटली इससे कम सैलरी कभी हुई नहीं, तो पीपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में कभी कटा नहीं। स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जहां तक मुझे ध्यान है। अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो अब आई थिंक बंद हो चुका है। मेरा आज तक 2 कंपनीज में पीपीएफ कटा था, एचडीएफसी में और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में। वो पैसा क्यों कटता है कि आप जब रिटायर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जैसे मिलता है कि भैया रिटायर होगा बैंक से, अच्छा 30-40 लाख आराम से मिल जाएंगे एक साथ। वो क्या है? पीपीएफ। उसका फंडा क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट से हर महीने हम 2000 डिडक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो बहुत बुरा लगेगा आपको कि क्यों काटे भाई, लेकिन जब आपको पता चलेगा इतना एम्प्लॉयर भी मिलाएगा, एम्प्लॉय के अकाउंट से 2000 काटा, एम्प्लॉयर ने 2000 लगाया, टोटल कितना हुआ? ना ये मालिक के पास रहेगा ना ये हमारे पास रहेगा, ये पैसा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के पास रहेगा। और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, हर एक स्टेट में एक पीपीएफ डिपार्टमेंट। राजस्थान का एक ही होगा जयपुर में, और वन ऑफ माय रिलेटिव इज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। बहुत आराम से बढ़िया जॉब, एक अच्छी शाही जॉब है। पीपीएफ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे हर एक स्टेट में एक एक पीपीएफ डिपार्टमेंट होता है। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को, आज के टाइम में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो कोई पीपीएफ नहीं करता, पीपीएफ नहीं करता। तो अब अगर मैं रिटायर होऊंगा मे बी 55, 60, 40, 50 व्हाटएवर, तो मुझे तो कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज के लिए एक प्रोविजन बनाया कि आप खुद जाकर बैंक में अपना पीपीएफ ओपन कर लो। डबल तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7 to 8%। एज वेल एज इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपए तक आप पीपीएफ में डिपॉजिट कराइए, इनकम क्या हो जाएगी? कम, टैक्स कम लगेगा। आज के टाइम में बंद हो गया बेटा मेरे हिसाब से, अब तो नहीं, कोई पेंशन वेंशन नहीं होती, तो इसलिए गवर्नमेंट वाले भी क्या करते हैं,
पीपीएफ में चला के डिपॉजिट कराते हैं। तो मतलब डिजिटल की वजह से आप सोचिए कितना अच्छा सिस्टम आ गया है। आप कभी भी किसी को, तुम्हें रात को 2 बजे किसी को पेमेंट करना है, कर सकते हो। कोई ये थोड़ा नहीं नहीं रात होगी अब नहीं होगा, अरे एनी टाइम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो पीपीएफ का कंसेप्ट ध्यान है, क्लियर हुआ कुछ? अगर आप प्राइवेट जॉब में लगते हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, तो हर महीने जितना कर सकते हो अपने पीपीएफ में ओपन करवा लेना पीपीएफ अकाउंट। जिस दिन रिटायर होगे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, फीलिंग आएगा कि हाँ गवर्नमेंट से पैसा मिला है, वो पैसा आप ही का है। जो ये सब नॉर्मल है ना, वापस निकाल लोगे पीपीएफ से पैसा। आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल सेट है कि ये पैसा कब लूंगा मैं, रिटायरमेंट में। ये पैसा कब लेंगे हम, रिटायरमेंट। पीपीएफ में इंटरेस्ट भी अच्छा है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। पीपीएफ में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। आरडी कितना खुलवा लोगे, कितने ऑप्शन है हर एक जगह। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ज्ञानी माना गया है ना। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी अलग अलग बकेट्स में होना चाहिए। किसी एक जगह पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रिस्की है। अलग अलग बीच में डेथ होगी तो क्या दिक्कत है, वो पैसा मिल जाएगा। नॉमिनी में तुमने अगर किसी का नाम लिख रखा है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे उसको मिल जाए मेरे इसको मिल जाए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ओके आगे चलिए। हाँ नॉमिनी जिसका तुमने बनाया बेटा, मैंने अपनी वाइफ को बनाया तो वाइफ को मिलेगा। लेस देन 18 डॉटर को बनाया तो एक असाइनी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि 18 से अगर कोई बिलो है तो उस पैसे को यूज नहीं कर सकता, उस केस में असाइनी अपॉइंट करना पड़ता है। 18 अबव है तो नॉमिनी चलेगा। ठीक है बेटा, नॉमिनी भी आजकल ऑप्शन होते हैं कि मुझे चाहिए कुछ मम्मी पापा दोनों, 50% मम्मी 50% पापा, लिख दो आप, कोई टेंशन नहीं। 50% बच्चा 50% ये, इट्स अप टू यू। चलिए करें आगे, चले बेटा आगे। डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट्स, नंबर 1 डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी रहता है, 24/7 सर्विस रहता है, कन्वीनियंस है, कभी भी कैसे भी आप कर सकते हैं, भले घर पे हैं भले ट्रेवल कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। देन अनलिमिटेड एसेस है और लेस रिस्क है। इससे बैंक को एडवांटेज क्या है सर? बैंक के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि बैंक का काम भी कुछ कम हो गया, वर्किंग टेंशन कम। कई बैंक्स ने क्या फिक्स कर दिया सिस्टम आपको पता है? अगर आपको लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आपको 20,000 से कम डिपॉजिट करना है कैश, बैंक वाले लेते ही नहीं। बैंक कहते हैं हम नहीं लेंगे, बाहर मशीन है, एटीएम मशीन के पास में एक और मशीन, उसके अंदर डिपॉजिट कराओ बात करो। बहुत सारे बैंक्स, एक बेनिफिट है और कस्टमर भी खुश है बेटा। पूछो क्यों? रात को 8 बजे तुम्हें आया दिमाग में कि मुझे तो मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने, गए एटीएम मशीन में, बैंक ऑफ बड़ौदा साधुगंज जो ढोला मारू वाली ब्रांच, आप जाइए, ऐसे कई ब्रांचेस में कई सारे बैंक में डिपॉजिट कराया। बस उसमें एक ही पंगा है, अगर थोड़ा बहुत फटा हुआ नोट है तो वो अंदर जाके पूरा ही फट जाता है, वो पैसे आपके अकाउंट में ऐड नहीं होंगे, वो लॉस हो जाएगा। डुप्लीकेट नोट है वापस मिलेगा ही नहीं, गए वो अंदर, गया खत्म। लेकिन ऐसा कभी नॉर्मल करेंसी के साथ कभी नहीं होता। आपके अकाउंट में विद इन 5 मिनट्स पैसे क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस हो जाएंगे। तो बैंक एक एडवांटेज दे रहा है ये। आइए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। ऑफ कोर्स बैंक फेमस हो जाएगा अपने आप ही, एक एडवांटेज मिल जाएगा। अनलिमिटेड नेटवर्क, कहीं पे भी कैसे भी आप ये काम कर सकते हैं। एसबीआई कितना अच्छा कर रहा है, वो एटीएम वाली मशीन, बस तो उनका घूमता है छोटा सा, कहीं पे भी आपको पैसे निकालने, बस के अंदर गए, एटीएम मशीन है, पैसे वो घूमता रहता है। सोचिए इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने किया। नेक्स्ट, रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, ब्रांचेस का लोड काफी कम हो गया। पहले क्या था, प्रिंटिंग मशीन अलग, अब कई बैंक्स हैं एटीएम के साथ में प्रिंटर लगा दिया मशीन्स के अंदर, प्रिंटर वो डालो अपनी पासबुक, अपडेट हो जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, डेबिट कार्ड एक फैसिलिटी देता है। डेबिट कार्ड आप सबको पता है, पहले के टाइम में केवल एटीएम कार्ड आता था, आज के टाइम में डेबिट कार्ड आने लग गया। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एटीएम से केवल कैश विड्रॉ, डिपॉजिट मतलब विड्रॉ कर सकते थे। डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से आप कुछ भी कर सकते हो यार ऑनलाइन, सीधी सी बात, शॉपिंग भी कर सकते हो, विड्रॉ करने की तो जरूरत ही नहीं। जबकि एटीएम के टाइम में क्या होता था, आप विड्रॉ करते थे फिर मार्केट जाके उस कैश से शॉपिंग करते थे। डेबिट कार्ड बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क नहीं है, उसमें भी पासवर्ड होता है कई जगह, तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। क्या आ गया बेटा? क्रेडिट कार्ड।
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड में आप उतना ही यूज कर सकते हैं जितना पैसा आपके अकाउंट में है, whereas क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं। क्रेडिट कार्ड में आपके पास लिमिट है, उन्होंने बैंक ने डिसाइड कर लिया कि आपकी लिमिट 50,000, तो आप 50,000 तक जितना भी यूज करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन विद इन टाइम पीरियड आपको वापस पेमेंट करना पड़ेगा, वो सब कुछ फिक्स होता है साथ। और अगर नहीं किया तो बढ़िया वाला, जैसे ओडी के ऊपर इंटरेस्ट लेता है बैंक, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लेता है। क्रेडिट कार्ड की एक अच्छी एडवांटेज है कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपने शॉपिंग किया, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने अपना अभी टीवी भी उसी के थ्रू परचेज किया था, वो भी इंस्टॉलमेंट में, वो भी इंस्टॉलमेंट के थ्रू। मतलब क्रेडिट कार्ड में इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं कि 9 इंस्टॉलमेंट में बैंक ने क्या किया, आपका लोन अप्रूव्ड। 75,000 के आसपास का टीवी था, हर महीने 9,000 की इंस्टॉलमेंट आती है, क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली कर दिया। कंफर्मेशन है, एक तो पैसा मिलेगा, पैसा नहीं डूबेगा। क्रेडिट कार्ड को बहुत कम जने मिसयूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, आपका डैश स्कोर खराब हो जाएगा। बताइए कौन सा स्कोर? सिबिल। आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, वो कहीं पे भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। लाइफ में कहीं पे भी लोन लो, पेमेंट अगर मार्केट से ले रहे हो दोस्तों का तो अलग बात है, तो बैड डेट्स अकाउंट चल सकता है। कंपनी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, पेमेंट नहीं किया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिविल स्कोर खराब, जिंदगी में कोई बैंक कहीं से आपको कोई कंपनी लोन नहीं देगी। आपका स्कोर 750 कहते हैं करीबन आपका होना चाहिए स्कोर। कब बनता है स्कोर? जब आप एलिजिबल होंगे, पैन कार्ड वैन कार्ड बनेगा, छोटा मोटा लोन लेंगे, फिर आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा पैन कार्ड के थ्रू। धीरे धीरे अगर आप होम लोन लिया, पे कर दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो 780, 800, 820, 850, इससे क्या होगा, कभी भी फ्यूचर में बड़ा लोन लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 मिनट में आपको क्या मिल जाएगा, लोन। और अगर स्कोर खराब है, भाई विकास ने लोन लिया 2 लाख रुपए का, बैंक से पेमेंट ही नहीं किया, अब इसका सिविल स्कोर आ गया 650, अगली बार ये एज हो गया इसकी 35 एज हो गई है, ये बैंक से होम लोन लेने गया, बैंक ने कहा सॉरी आपका स्कोर 650 है, आपने एक बार, मतलब उसमें पूरा तुम्हारा इतिहास आ जाएगा कि तुमने लोन लिया था, पेमेंट नहीं किया था, अब हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए आगे। कभी लोन लिए ही नहीं, उसमें भी पंगा है, कभी लोन नहीं लिया और बहुत सारी तुम्हारी एज हो चुकी है अच्छी खासी, बैंक कहेगा भैया थोड़ा सा रिस्क है, इससे छोटे मोटे लोन लेते भी हैं बहुत सारे लोग, छोटा मोटा लोन ले लो, बराबर पेमेंट कर दो, टेंशन खत्म। क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट का टाइम रहेगा उससे पहले पे कर दो, छोटा मोटा कुछ ऐसे करके सब सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चलो जल्दी से कौन बताएगा एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस? आरटीजीएस में लिमिट होती है 2 लाख की। सुनना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सुनना ध्यान से सुनना, अगर आपको ट्रांजैक्शन 2 लाख से अबव करना है, किसी भी लोकेशन पर किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं विद इन अ मोमेंट, बहुत ही कम टाइम पीरियड में, बहुत कम टाइम मतलब 1 दिन के अंदर अंदर ही बोल रहा हूं मैं, सेम डे किसी के भी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराने, आरटीजीएस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन मिनिमम अमाउंट कितना है इसका? 2 लाख या अबव, 2 लाख एंड अबव। इज इट ओके? दिमाग से सुन लो, दिमाग में रिकॉर्ड कर लो इस बात को, कभी मत भूलना। पेपर में तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, रियल लाइफ में भी काम आएगा। अगर 2 लाख से ज्यादा करना है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं, लेस देन 2 लाख है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है ना। दोनों में, एनईएफटी में कई बार पहले के टाइम में ये था कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं, बट आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, सेम डे एनईएफटी के थ्रू भी पैसा सामने वाले पार्टी तक पहुंच जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आरटीजीएस की इंफॉर्मेशन 100% आरबीआई के पास पहुंचेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर आपने 4-5 आरटीजीएस करा दिए 2-2 लाख 3-3 लाख के, तो आरबीआई आपसे क्वेश्चन, आपके घर पे लेटर आ सकता है या इनकम टैक्स के थ्रू कि भैया क्या किया ऐसा, आपने किसको ट्रांसफर किया, व्हाट इज द रीजन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक है। अब सुन लो, आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज है, म्यूचुअल फंड है, कंपनीज है, एलआईसी है, अगर वो आपको पेमेंट करेगी, आप कर देना लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, पता है किसके थ्रू करती है कोई भी कंपनी पेमेंट? एनईएफटी। बेटा आरटीजीएस कैसे होगा?
10,000 का क्लेम है, 10 ना जी ना, कंफर्म है। कोई भी कंपनी अगर आपको पेमेंट करेगी, गाड़ी का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, NEFT। मोदी जी ने इसी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी कि भैया चेक के सिस्टम को हटाओ। किसी को भी, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने LIC ले रखी है, पैसे आ रहे हैं 2 लाख रुपए, 5 लाख, व्हाटएवर, NEFT के थ्रू आएंगे। पहले आप अपने बैंक का पासबुक कंपनी को दे देंगे और कंपनी आपके अकाउंट में पैसे कैसे डालेगी, जरा सोचिए। चेक का सिस्टम बंद, बिल्कुल बंद हो चुका है चेक का सिस्टम। क्यों? कोई लिमिट नहीं। वैसे तो कहते हैं 2 लाख से ऊपर है तो RTGS, 2 लाख से कम है तो NEFT। लेकिन NEFT एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, कोई भी कंपनी अगर आपको रिटर्न्स दे रही है, भाई आपके पेरेंट्स ने म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है, 5-6 साल हो गए, अब आप पैसा लेना चाह रहे हैं, 6 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, NEFT के थ्रू आएगा। NEFT के थ्रू कोई भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी, किसके थ्रू करेगी बेटा आज के दिन? अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लो, कुछ भी हो, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, NEFT सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आ गया। क्योंकि चेक के केस में क्या होता था बेटा, पहले कस्टमर क्या करते थे, चेक आपके घर पे आया, पानी गिर गया उसके ऊपर, तेल गिर गया उसके ऊपर, खो गया। और कुछ कस्टमर इतने प्यारे, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में वर्क किया है, एक आंटी हमारे पास आई, बेटा एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ आंटी, चेक तो आ गया था। क्या बेटा 3 महीने निकल गए और ध्यान ही नहीं रहा, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे लोग भी होते हैं। चेक था 20,000 के अराउंड, 3 महीने बाद वो नींद से जागे कि बेटा चेक आया था, डिपॉजिट बैंक में कराया नहीं, तो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर। आज के टाइम में तो 1 मंथ हो गया, पहले के टाइम में कितना था? और जो भी और लेटेस्ट हो तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि रिसेंट कुछ मंथ्स में क्या हुआ है, बट 1 मंथ के अंदर आपको डिपॉजिट कराना होता है। लेकिन ये पंगा हुआ ना, प्रॉब्लम हो गई ना, तो मोदी जी ने सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को पेमेंट करेगी तो कैसे करेगी? NEFT। सेफ है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये कैसे होगा? जहां भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी कहती है अपनी चेक की फोटोकॉपी दो, कैंसिल चेक दो, में साइन करके, सिग्नेचर करके। हम जिस दिन आपका पैसा आएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्या कर देंगे? NEFT कर देंगे, टेंशन खत्म। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है, फीचर वीचर सब पढ़ सकते हैं। ATM लिखा आप पढ़ सकते हैं, डिजिटल कैश ये भी आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल कैश ये तो होता है अमेजन के अंदर जो पैसे पड़े हैं आपके, वो क्या है?